अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जेन ऑस्टन के नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस का क्वेश्चन लव एंड मैरिज को डिस्कस करेंगे आज हम। जेन ऑस्टन के मेनली जितने भी नावल्स हैं उन सब में जेन ऑस्टन ने लव एंड मैरिज के थीम डिस्कस किया है। प्राइड एंड प्रेजुडिस में मैरिज और लव को लेके काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्किलफुली उन्होंने इसका चर्चा किया है, लव एंड मैरिज का। तो इस क्वेश्चन को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। Let's begin। सबसे पहले तो बोल्ड लेटर्स में आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी, इट इज़ अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। इस लाइन के साथ जेन ऑस्टन ने अपने नावल को शुरू किया है। का मतलब ये है कि हर वो आदमी जो कमा है, सिंगल है और अच्छा खासा पैसा है, उसके पास खुशहाल है अगर, तो वो उसको एक वाइफ की ज़रूरत रहती है, लाजमी उसे एक बीवी की ज़रूरत पड़ती है। जेन ऑस्टिन स्टेटेड द मेन सब्जेक्ट ऑफ द नावल इज स्टेटेड, यहाँ पे नहीं आएगा, ऑफ द नावल इन द फर्स्ट सेंटेंस। जेन ऑस्टिन ने अपने नावल का यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो थीम है, जो सब्जेक्ट है, आपने फर्स्ट लाइन में ही उसको डिस्कस कर दिया है। इन दिस स्टेटमेंट जेन हैज क्लेवरली डन थ्री थिंग्स। और इस स्टेटमेंट के ज़रिए से जैन ने हमें तीन चीज़ें तो क्लियरली बता दी हैं। सबसे पहले मेन सब्जेक्ट, जो नावल का मेन सब्जेक्ट होगा वो कोर्टशिप और मैरिज को होगा, यानी में लव अफेयर्स और मैरिज को डिस्कस किया जाएगा। ही हैज़ एस्टेब्लिश्ड द ह्यूमरस टोन, और इसमें जेन ऑस्टन ने ह्यूमरस टोन भी डाल रखी है, मीन्स के कॉमिक रिलीफ, आपको मज़ाह का भी सेंस मिलता है इस नावल में। He has established the humorous tone of the novel by taking a simple subject to elaborate and speak intelligently of, and she has prepared the reader for a chase। और humorous tone आपने एक सिंपल सब्जेक्ट के अंदर डाली है और इसके साथ आपने अपने रीडर्स को प्रिपेयर कर दिया है एक चेज़ के लिए, एक ताक़ुब के लिए, कि इस नावल में आपको या तो ये मिलेगा कि एक हस्बैंड जो है वो एक वाइफ तक पहुंचना चाहता है, एक वाइफ को हासिल करना चाहता है, या फिर जो कोई वुमेन है तो वो इन द परसूट ऑफ अ हस्बैंड, वो एक हस्बैंड की तलाश में हमें नज़र आएगी। ऑल द फाइव मैरिजेस इन द नावल कंट्रास्ट ईच अदर टू रिवील जेन ऑफ इन। अब इस जो नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस में, इसमें फाइव मैरिज को डिस्कस किया गया है। फाइव मैरिजेस कौन सी हैं? सबसे पहले आपको जो मैरिज इसमें नज़र आएगी वो है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की इसमें मैरिज है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मैरिज है हमारे पास, वो है इसमें कोलिंस की। आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारा पता चल जाएगा, अगर आपने करेक्टर्स नहीं भी डिस्कस किए। जब हम ये लव एंड मैरिज का क्वेश्चन कवर करेंगे तो आपको करेक्टर्स का भी सब पता चल जाएगा। तो एक मैरिज इसमें होती है जी मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की, जो कि हीरोइन की वालदा और वालदैन हैं, वालिद हैं, मीन्स के पेरेंट्स हैं। दूसरी मैरिज डिस्कस की गई है इसमें कोलिंस की, ठीक है, आपकी मैरिज होती है शार्लेट लुकस के साथ। और इसके बाद थर्ड मैरिज में हमें नज़र आएगी बिंगली की, जो कि होती है जेन के साथ। और नंबर 4 पे इसमें मैरिज है इनकी विक्रम
विक्रम की मैरिज होगी लीडिया के साथ, ठीक। विक्रम मैरिज करेंगे लीडिया के साथ। और इसके बाद नंबर 5 पे जो शादी है वो है जी हमारे हीरो और हीरोइन की, जो कि हैं डार्सी। हीरो हैं, आपकी शादी होती है एलिजाबेथ के साथ, लीजा के साथ शादी होगी। तो ये 5 शादियाँ इस नावल में डिस्कस की गई हैं और यही मेन थीम है आपके नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस का, ठीक। तो इन 5 शादियों को डिस्कस करते हुए जेन ऑस्टन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखा है। जेन ऑस्टन प्राइड एंड प्रेजुडिस की राइटर हैं, लिखने वाली हैं। द मैरिज बिटवीन डार्सी एंड एलिजाबेथ, ठीक है। डार्सी एंड एलिजाबेथ प्रोटोगनिस्ट हैं इस नावल के, हीरो हीरोइन हैं। ये जो शादी है रिवील्स द करेक्टरिस्टिक्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ सक्सेसफुल मैरिज। इस शादी में वो सारे करेक्टरिस्टिक्स डाले गए हैं जो कि शामिल होते हैं एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए, ज़रूरी होते हैं। वो सारे करेक्टरिस्टिक्स इस शादी को लेके डिस्कस किए गए हैं। एक अच्छी शादी कौन सी कंसिडर की जाती है, कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उस शादी में, वो सारे आपकी डार्सी और एलिजाबेथ की जो शादी होगी इनमें डिस्कस किए गए हैं। वन ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक्स इज़ दैट, और उन करेक्टरिस्टिक्स में से एक ये है कि द फीलिंग कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन बाय अपेयरनेस and must gradually develop between the two people as they get to know one another। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो फीलिंग्स हैं वो किसी के चेहरे को देख के, किसी के कदो खाल को देख के नहीं डेवलप करनी। आपको डेवलप करना है तो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होता है। और वो लोग वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एक दूसरे को जानते हैं वो डेवलप होती हैं, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो इस शादी में वही हमें लेसन मिलता है कि हमने अपीयरेंस पे नहीं जाना। इन द बिगनिंग एलिजाबेथ एंड डार्सी वर डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर प्रेजुडिस। अब जब ये नावल बिगिन होता है तो इसमें क्या होगा, एलिजाबेथ और डार्सी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। डार्सी एलिजाबेथ को अपने काबिल नहीं समझती और एलिजाबेथ डार्सी को बहुत ज़्यादा प्राउड समझती है, ठीक है। याद रखिएगा नावल का नेम प्राइड एंड प्रेजुडिस इन्हीं दो कैरेक्टर्स को ले देख के रखा गया है। नावल में प्राइड जो है वो डार्सी को रिप्रेजेंट करता है और प्रेजुडिस एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। प्राइड डार्सी के लिए और प्रेजुडिस एलिजाबेथ के लिए। और ये भी याद रखिएगा कि इस नावल का जो फर्स्ट टाइटल था वो फर्स्ट इम्प्रेशन रखा गया था, ठीक है। फर्स्ट इम्प्रेशन इसका असल नेम, जब ये लिखा गया तो इसका नेम रखा गया था, बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया गया प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो शुरू में जब स्टोरी बिगिन होती है तो एलिजाबेथ और डार्सी एक दूसरे को लाइक नहीं। सीरीज ऑफ इवेंट्स चलती है जी, सीरीज ऑफ इवेंट्स मुख्तलिफ मौक़ों के बाद विच दे बोथ एक्सपीरियंसड गेव देम द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड वन अनदर। काफ़ी मेल मुलाकातों के बाद वो एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को पहचानते हैं। Thus their mutual understanding is the foundation of their relationship and will lead them to a peaceful and lasting marriage। और जब वो एक दूसरे को समझ के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, उसके बाद शादी करते हैं, तो वो शादी जो होती है वो एक पीसफुल और लास्टिंग मैरिज कंसिडर की जाती है। दिस रिलेशनशिप बिटवीन एलिजाबेथ एंड डार्सी रिवील्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग टू नो। आपका ये जो शादी का एक्सपीरियंस होगा जो आप पढ़ेंगे इसमें डार्सी और एलिजाबेथ की शादी का, इस चीज़ से हमें पता चलता है रिवील द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग टू नो वन पार्टनर बिफोर मैरिंग। इस चीज़ की अहमियत हमें इस प्ले से मिलती है और इस प्ले में से इनकी शादी से मिलती है कि किसी के साथ शादी करने से पहले हमें चाहिए कि हम उसको क्या कर लें, अच्छी तरह से जान लेना,
की कितनी अहमियत है, ठीक है। रिवील्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग टू नो, इनकी शादी से हमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। एट द एंड एलिजाबेथ फील्स प्योर सिंसियरिटी ऑफ डार्सी, आखिर पे जाके, क्योंकि शुरू में एलिजाबेथ बड़ी बदगुमान होती है डार्सी से, लेकिन आखिर पे जाकर वो सारी उसकी सिंसियरिटी से वाकिफ होती है। He began now to comprehend that he was exactly the man, और जब उसे उसकी सिंसियरिटी का पता चलता है तो वो इसको समझने लगती है कि वही तो, यानी डार्सी ही तो वो आदमी था हु इन डिस्पोजिशन एंड टैलेंट्स, इन्हें अलग कर दीजिएगा, टैलेंट्स वुड इकट्ठा लिखा होगा, टैलेंट वुड मस्ट सूट टू हर। उसे फिर ये समझ आती है कि ये डार्सी ही वो आदमी है जो अपनी फितरत यानी अपनी आदत और अपने पेशे के, अपने काम के हिसाब से उसके लिए बेहतर है, उसको सूट करता है। तो एलिजाबेथ एंड डार्सीज मैरिज इज़ a marriage of dissimilarity and long understanding, and we know that long understanding always helps in judging positive and negative points of each other। तो आपकी एलिजाबेथ और डार्सी की जो ये शादी है, आपको इसमें से ये चीज़ मिलती है कि ये बेशक एक डिसिमिलरिटी की शादी थी, लेकिन ये इसके साथ साथ एक लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की शादी थी। और लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो क्या करती है, ऑलवेज हेल्प्स इन जजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ ईच अदर। लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आपको एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव जो पहलू होते हैं उन्हें समझने की आपको एक चांस प्रोवाइड करती है। इन दिस वे देयर मैरिज इज़ अ सक्सेसफुल मैरिज। और जब आप सब कुछ समझ के एक दूसरे के बारे में जान के आप शादी करते हैं, बज़ाहिर फर्स्ट इम्प्रेशन में किसी के हुलिये को देख के डिसाइड नहीं कर लेते, शादी नहीं करते, या रिजेक्ट किसी को अगर आप नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं और उसके बाद आप फैसला लेते हैं, तो ऐसे ही शादी जो होती है वो फिर सक्सेसफुल होती है। द मैरिज बिटवीन, अब यहाँ पे दूसरी शादी की डिस्कस की जा रही है, बिटवीन जेन एंड बिंगली, ठीक है। जेन जो हैं ये भी एलिजाबेथ की सिस्टर हैं। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट जो हैं इनके पेरेंट्स हैं और उनकी 5 बेटियां हैं, ठीक है। और जेन जो है ये आपकी एल्डेस्ट है, ठीक है। और जो एलिजाबेथ है वो जेन से छोटी हैं, वो दूसरे नंबर पे हैं। अब जो शादी जेन और बिंगली की है, बिंगली जो है ये डार्सी का फ्रेंड है, ठीक है। अब जेन और बिंगली की जो शादी है इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल मैरिज, ये भी एक सक्सेसफुल मैरिज की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एक और तरह की शादी को डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली हमने इस क्वेश्चन में यही पढ़ना है कि कौन सी शादियाँ किस तरह की होती हैं, किस टाइप की होती हैं, क्या क्या लोग देख के शादी करते हैं, कौन सी शादियाँ सक्सेसफुल हैं, कौन सी शादियाँ जो हैं वो अनसक्सेसफुल हैं। तो यही तो चीज़ हमने इस नावल इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि एलिजाबेथ और डार्सी की जो शादी है वो चूँकि अंडरस्टैंडिंग पे बेस कर रही है, वो एक सक्सेसफुल मैरिज है। और जेन और बिंगली की जो शादी है वो भी एक सक्सेसफुल मैरिज है। अब इनके करेक्टरिस्टिक्स सक्सेसफुल मैरिज के पीछे क्या हैं वो भी आप देख लें। जेन ऑस्टिन थ्रू एलिजाबेथ, जेन ऑस्टिन यानी जो लिखा रही हैं, जिन्होंने ये प्ले लिखा है, एलिजाबेथ के ज़रिए एक्सप्रेसेस हर ओपिनियन ऑफ दिस इन द नावल रियली बिलीव्ड ऑल हिज expectations of felicity to be rationally founded because they had for base the excellent understanding। अब जेन ऑस्टन ने एलिजाबेथ की शादी के ज़रिए से ये चीज़ अपनी यानी राय को एक्सप्रेस किया है अपने इस नावल में कि वाकई तौर पर जो आपकी फेलिसिटी के होते हैं, राहत को, सुकून को आप फेलिसिटी कहते हैं। आपकी जो खुशियाँ होती हैं, जो आपकी राहतें और सुकून आपको शादी में मिलता है, वो आपको डेफिनेटली तभी मिलता है जब आपने अपनी शादी की बेस रखी हो एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। एंड सुपर सुपर एक्सीलेंट डिस्पोजिशन of Jane and a general similarity of feeling and taste between her and himself, और super excellent disposition of Jane and a general similarity of feeling and taste between her and himself। और जो जेन हैं वो अपनी फितरत को अच्छी तरह से समझती हैं। जेन ऑस्टिन की बात की जा रही है यहाँ पे। जेन ऑस्टिन अपनी फितरत को अच्छी तरह से समझती हैं, अपने एहसासात की भी वो वाकिफ़ हैं, अपने अपने वो पसंद नापसंद से भी वाकिफ़ हैं। और जेन अपनी हर एक अदा को समझती हैं, वो ये चीज़ अपनी अदाओं को, अपनी
ख्वाहिशों को, अपने एहसासात को समझ के वो ये चीज़ डिसाइड करती हैं। सब कुछ जो है वो अंडरस्टैंडिंग ही होता है। However, unlike Darcy and Elizabeth, there is a plan in their relationship. लेकिन अगर जेन और बिंगली की शादी की बात की जाए, इनमें डार्सी और एलिजाबेथ की तरह हमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं मिलती। ठीक है, देयर इज़ अ प्लान इन द रिलेशनशिप्स, द फ्लो इन दैट बोथ कैरेक्टर्स आर टू गुलेबल and too good-hearted to ever act strongly against external forces that may attempt to separate them. ये तो हमेशा से रहा है कि जब भी प्यार किसी ने किया है तो उसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की गई है। सराउंडिंग्स में रहने वाले लोग हमेशा इसकी मुखालफत करते हैं। और जो एलिज़ाबेथ थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी, वो समझदार लड़की थी। डार्सी भी काफ़ी सुलझा हुआ समझदार था। लेकिन ये जो करैक्टर्स हैं जेन और बिंगली जो हैं, इनमें थोड़ी सी यहाँ पे कमी है कि ये सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते सरकमस्टांसेस को, सराउंडिंग्स को। टू गुलेबल हैं, बहुत ज़्यादा भोले भाले सीधे मिजाज के हैं और बहुत ज़्यादा नरम दिल के, साफ दिल के भी हैं। इसी वजह से क्या है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस जो उनको सेपरेट करने की कोशिश कर रही होती हैं, उन्हें ये कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। मिस्टर बेनेट सेज, और इसी चीज़ के ऊपर मिस्टर बेनेट जो है वो कमेंट करती हैं, यू यानी जेन और बिंगली को मुखातिब कर रही हैं, और ईच ऑफ यू सो कंप्लाइंग, आप दोनों एक दूसरे, आप जो दोनों हो इस कदर आप नेक दिल हो, फर्मा बरदार हो, दैट नथिंग विल एवर बी रिजॉल्व्ड ऑन, कभी भी आपका कुछ नहीं हल होगा मसला, क्योंकि आप बहुत सीधे हो। दैट एवरी सर्वेंट विल चीट यू, यानी वो आपको जेन और बिंगली को मिस्टर बेनेट कह रहे हैं, आप लोग इतने सादा दिल, इतने भोले भाले हो कि आप लोग हमेशा किसी ना किसी मसले में रहोगे, क्योंकि आपको धोखा देना बहुत आसान है, आपको हर सर्वेंट जो है वो चीट करेगा। एंड सो जेनरस, और आप इस कदर सखी हैं, यानी बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हैं। दैट यू विल ऑलवेज एक्सीड योर इनकम, आप अपने अखराजात जो हैं उनसे आप अपनी आमदन से ज़्यादा अखराजात कर दिया करेंगे, यानी वो आमदन अठन्नी खर्चा रुपया वाला सेंस भी है इनमें। तो देयर मैरिज इज़ इन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। तो इसलिए आपकी जो शादी है, हम कह सकते हैं कि जो जेन और बिंगली की जो शादी है, में कुछ चांसेस फेलियर के भी हैं। अब फेलियर क्यों है? क्योंकि वो बहुत भोले भाले हैं, लोगों की बातों को, लोगों की साजिशों को वो समझ नहीं पाते, एक दूसरे पर उतना उनका ट्रस्ट नहीं है जितना वो दूसरों की बातें सुन के एक्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है इनमें, इस कपल में फजूल खर्ची बहुत ज़्यादा है, अपनी आमदन से, अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करते हैं, और रुपया ना हो तो लाइफ जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और लाइफ मुश्किल हो जाए तो बाज़ दफ़ा फिर झगड़े हो जाते हैं। इसलिए इनकी जो लाइफ है, सॉरी, इनकी जो मैरिज है, इसको सक्सेस और फेलियर के इन बिटवीन कहा गया है। उसके बाद आती है जी लीडिया और विकम की शादी। लीडिया जो होती है ये भी आपकी, इनकी मिस्टर बेनेट की ही बेटी है और सबसे छोटी है। लीडिया और विकम की इसमें शादी दिखाई गई है। अब जो विकम साहब हैं, ये पहले ये एक आर्मी ऑफिसर हैं, ये पहले एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ कर चुके हैं, लेकिन एलिज़ाबेथ चूँकि बहुत समझदार लड़की थी, वो इसको, विकम की आदात को, इसकी नेचर को अच्छी तरह से समझती थी, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन लीडिया एक भी मैच्योर गर्ल है, वो भी ऐसे फ्लर्टी भी है, तो इन दोनों की आपस में जोड़ी बनती है और वो इसको लेके फरार हो जाता है, चुपके शादी कर लेती हैं। अब इनकी शादी से क्या हमें मिलता है, ये चीज़ डिस्कस करते हैं। लीडिया एंड विकम्स मैरिज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बैड मैरिज। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी शादी को बैड मैरिज कहा गया है। देयर मैरिज वॉज बेस्ड ऑन अपेयरेंस। बैड मैरिज इसलिए कहा गया है, इनकी जो शादी थी वो जस्ट गुड अपेयरेंस, गुड लुक्स, सेंसुअल एंड सेक्सुअल प्लेजर्स के ऊपर थी, यूथफुल विवासिटी के ऊपर थी। यानी इनकी शादी में समझदारी
देखभाल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बस खूबसूरती देखी गई एक दूसरे की। विक्रम भी काफ़ी खूबसूरत चार्मिंग था, लिडिया भी। और जो जिस्मानी ख्वाहिशात थी और जो जवानी की गर्मी होती है, यूथफुल विवेसिटी मीन्स कि जवानी का जो जोश होता है, उसको बस इन्होंने फॉलो किया है और इन्होंने शादी की है। तो ये एक बैड मैरिज है। वंस ईच अदर कैन नो लॉन्गर सी दीज क्वालिटीज, द वंस स्ट्रांग रिलेशनशिप विल सॉल्मली फेड अवे। जब कभी कोई ये चीज़ें देखता है तो उनकी जो शादी होती है वो लाजमी तौर पर क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। एज इन द नावल लिडिया एंड विकम्स मैरिज ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट्स। और वही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इनकी जो शादी है वो डिसइंटीग्रेट्स, टूट जाती है। लिडिया बिकम्स अ रेगुलर विजिटर एट हर टू एल्डर सिस्टर्स होम एंड हर हस्बैंड वाज गॉन टू एंजॉय हिमसेल्फ इन लंदन एंड बाथ। ठीक है, आपका जो शादी है इनकी, वो लिडिया शादी चूँकि ख़राब चल रही है इनकी, तो लिडिया अपनी बहनों के घर ही ज़्यादा वक्त गुजारती है और जो हस्बैंड है वो कभी लंदन में होता है, ठीक है, कभी वो पार्टीज़ कर रहा है, तो इस तरह वो अपना वक्त गुजारता है। थ्रू देयर रिलेशनशिप जेन ऑस्टन शोज दैट हैस्टी मैरिज। इनकी शादी से जेन ऑस्टन एक्चुअल में शो ये करना चाहती हैं कि हैस्टी मैरिज, जल्दबाजी की जो शादियाँ होती हैं वो किस पर बेस्ड होती हैं, सुपरफिशियल क्वालिटीज़, बज़ाहिरी दिखावे के ऊपर वो बेस्ड होती हैं। और वो क्या होती हैं, क्विकली लुक्स एंड लीड्स टू अनहैप्पीनेस, वो जल्द ही अनहैप्पीनेस की तरफ चल पड़ती हैं। अब बात की जाए मैरिज ऑफ मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट की, जो कि इन 3 बेटियों के वालिदैन हैं, इनकी शादी की बात की जाए तो इनकी शादी भी सेम यही लिडिया वाला केस हमें यहाँ पे भी नज़र आएगा। लिडिया और विक्रम वाली जो शादी थी, तो ये भी एक तरह का फेलियर था, ये भी एक शादी जो थी नाकाम शादी थी। मैरिज ऑफ मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ लिडिया एंड विक्रम। ठीक है, ये इनकी सिमिलर थी। मिस्टर बेनेट हैड मैरिड अ वुमेन ही फाउंड सेक्सुअली अट्रैक्टिव। मिस्टर बेनेट ने बस ये देखा कि जो मिसेस बेनेट है वो सेक्सुअली अट्रैक्टिव हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, विदाउट रियलाइजिंग शी वाज एन अनइंटेलिजेंट वुमेन, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो एक बेवकूफ़ औरत है, उसके साथ शादी कर ली। Mrs. Bennet's favoritism towards Lydia and her comments on how she was once an energetic as Lydia reveals this similarity। और मिसेस बेनेट के कमेंट से भी हमें ये पता चलता है, और उनकी जो पसंदीदगी थी लीडिया के लिए, यानी लीडिया आपकी सबसे ज़्यादा लाडली बेटी है। और मिसेस बेनेट ये भी कहती हैं कि जो लीडिया है ये इतनी ही इनर्जेटिक है जितनी कि वो हुआ करती थी। तो इस चीज़ से हमें उनकी सिमिलरिटी का पता चलता है। मिस्टर बेनेट्स कमेंट ऑन विकम बीइंग हिज फेवरेट सन इन लॉ। ठीक है, और मिस्टर बेनेट जो हैं वो भी अपने फेवरेट सन इन लॉ किसे कंसिडर करते हैं जी, विकम को वो भी अपना फेवरेट सन इन लॉ कंसिडर करते हैं। और ये चीज़ भी तकवीत दे रही है कि इनके दरमियान वाकई बराबरी है। यानी जो लीडिया और उनकी माँ है उनकी भी आपस में सोच एक जैसी है, और विकम और मिस्टर बेनेट की सोच भी सेम रही है। द इफेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स वाज दैट मिस्टर बेनेट वुड आइसोलेट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फैमिली। और इस रिलेशनशिप का, यानी जब ये शादी कर लेते हैं बेनेट मिसेस बेनेट, तो फिर उनका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, तो जल्द ही दिल भर जाता है और फिर वो अकेले रहने लग जाते हैं अपनी फैमिली से दूर। ही फाउंड रिफ्यूज इन हिज लाइब्रेरी और इन स्मोकिंग और इन मोकिंग हिज वाइफ। मिस्टर बेनेट जो हैं शादी के बाद ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में गुजारते हैं या फिर अपनी बीवी का मजाक उड़ाते रहते हैं। Mr. Bennet's self-realization at the end of the novel, in which he discovers that his lack of attention towards his family had led his family developed the way they are। मिस्टर बेनेट को फिर यह एहसास होता है कि उन्होंने चूँकि अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दिया, और यही वजह है कि अब उनकी फैमिली ने इस तरह से डेवलप किया है खुद को। और अब क्या है, वाज टू लेट टू सेव हिज फैमिली, और अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी कि वो अपनी फैमिली को सेव करते। ही इज़ जेन ऑस्टिन्स एग्जाम्पल। ही इज़ जेन ऑस्टन एग्जाम्पल ऑफ अ वीक फादर। अब जेन ऑस्टन मिस्टर बेनेट के ज़रिए एक वीक फादर की एग्जाम्पल दे रही हैं। ऑस्टन सेज अबाउट मिसेस बेनेट। अब मिसेस बेनेट के बारे में ऑस्टन क्या कहते हैं, शी वाज अ वुमेन ऑफ मीन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लिटिल इंफॉर्मेशन एंड अनसर्टन टेम्परामेंट। जो मिसेस बेनेट हैं वो क्या हैं, वो घटिया सोच, थोड़ी अक्ल वाली, और
गैर यकीनी मिजाज की हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुश, कभी बिला वजह मुँह लटकाए बैठी रहती हैं। द बिजनेस ऑफ हर लाइफ वाज टू गेट हर डैट मैरी, और उन्हें बस यही है कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए। देयर फॉर हर सोलेस वाज विजिटिंग एंड व्यूज़, और उन्हें बस इसी चीज़ से खुशी और तसल्ली होती थी कि वो कहीं आएँ जाएँ, ठीक है। अबाउट देयर मैरिज, हर फादर कैप्टिवेटिंग बाय यूथ एंड ब्यूटी एंड दैट अपीयरेंस ऑफ गुड humor with youth and beauty generally gave, had married a woman whose weak understanding and liberal mind had very early in their marriage put an end to all real affection. To her, respect, esteem, and confidence had vanished forever, and all his means of domestic happiness were overthrown. यहाँ पे मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट की जो शादी है, जो हमने ऊपर चीज़ें डिस्कस की हैं, उसी चीज़ को कोट किया गया है, तो आप इसको भी इसी तरह से कोट कर दीजिएगा। इसमें वही सारी बातें कही गई हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं। मिस्टर बेनेट जो हैं वो उसकी खूबसूरती, उसकी जवानी को देख के, उसकी हुलिये को देख के, ठीक है, उसके साथ वो राग़िब होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके प्यार में पड़ जाते हैं। और जब वो शादी कर लेते हैं तो वीक अंडरस्टैंडिंग और लिबरल इलिबरल जो माइंड था, की वजह से उनको बाद में काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है, उनके आपस में दूरियां बनती हैं। रिस्पेक्ट, एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस जो होता है वो वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ऐसे लिख देनी है। इन दिस टू लेटर रिलेशनशिप्स Austin shows that it is necessary to use good judgment and to use good judgment to select a spouse. आखिरी जो रिलेशनशिप दो बयान किए गए हैं, ये मीन्स के लीडिया और विकम का और मिसेस बेनेट का और मिस्टर बेनेट का, इसमें आस्टन ये चीज़ शोज़ कर रही हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी आप जब सपोज सेलेक्ट करते हो, मीन्स अपना जोड़ा सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप अच्छी तरह से फैसला करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज द टू पीपल विल लूज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मैरिज इज़ ऑफ अ डिफरेंट नेचर दैन द वंस मैंशनड अबव। अब ये जो आखिरी मैरिज मिस्टर कॉलिंस की और शार्लेट लुकस की बयान की जाएगी, ये पहली बयान की गई हैं, जो ऊपर शादियाँ उनसे ज़रा डिफरेंट है। अब ये जो शादी थी, ये पहलियों से डिफरेंट इसलिए कि पहलियाँ जो शादियाँ थी वो या तो फिज़िकल अपीयरेंस या फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके शादी की गई, लेकिन ये जो शादी थी, ये वो शादी है जो आमतौर पर इस वक्त भी हमारे सोसाइटी में होती रहती हैं और एक अच्छी खासी तादाद में होती हैं। और वो शादियाँ कौन सी होती हैं? बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, ठीक है, मुआशी सूरत हाल को सामने रखते हुए जो शादियाँ की जाती हैं, रेदर दैम ऑन लव और अपीयरेंस। ऐसी शादियों में न लव को देखा जाता है, ना अपीयरेंस को देखा जाता है, जस्ट पैसा देखा जाता है। इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस ड्यूरिंग ऑस्टिन्स टाइम, और अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम में अभी तक भी ये सेम कंडीशन है। Jane Austen's time for women to marry a husband to save her from spinsterhood or to gain financial security. तो जेन ऑस्टन के टाइम में भी ये चीज़ बहुत कॉमन थी, मामूल की बात थी कि जो औरतें होती थीं वो हस्बैंड से शादी कर लेती थीं अपने आप को बचाने के लिए स्पिंस्टरहुड से। स्पिंस्टरहुड मीन्स के अपनी जवानी ना गवा बैठें, यानी कंवारी बूढ़िया को आप कहते हैं, ठीक है, यानी ऐसे ना हो कि वो बूढ़ी हो जाए और उनकी शादी ना हो। तो वो इस चीज़ से बचने के लिए वो वक्त नहीं लेती थी, बस जल्द से जल्द शादी कर लेती थी, या फिर क्या करती थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए शादी कर लेती थी, ठीक है। हाउएवर अब जो ये शार्लेट लुकस ने जो शादी की है, ये जब शादी करेगी तो इससे एलिज़ाबेथ पूछती है, ये चूँकि एलिज़ाबेथ की फ्रेंड है, तो एलिज़ाबेथ इससे पूछती है कि भाई तुमने कॉलिंस के साथ क्यों शादी की, वो तो बकवास है, उसके साथ नहीं करनी चाहिए, उसने मुझे प्रपोज़ किया था, मैंने तो रिजेक्ट कर दी है। तो शार्लेट उसको यही जवाब देती है कि भाई देखो मेरी बहन, मैंने इसलिए शादी उससे की है कि एक तो मेरी उम्र निकलती जा रही है, क्योंकि ये 27 साल की हो गई है, ठीक है, और ये 6 साल बड़ी है। 6 साल किससे बड़ी है? एलिज़ाबेथ से शार्लेट लुकस 6 साल बड़ी है। वो कहती है मैं 27 साल की हो गई हूँ, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं स्पिंस्टरहुड से बचना चाहती हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं खुद को सिक्योर फील करती हूँ माली तौर पर। अगर मैं इसके साथ शादी कर लूँगी तो मैं खुशहाल रहूँगी आने वाली लाइफ में, इस वजह से वो शादी कर लेती है। However, Jane Austen dramatized this form of women inequality and shows that women who submits them to this type of marriage will have to suffer in tormenting silence as Charlotte does. अब ये जो शादी है, इसमें जॉन ऑस्टन ने एक चीज़ जो हमारे सामने दिखाई है, ड्रामाटाइज मीन्स दिखाई है, वो ये है कि इस तरह की जो औरतें होती हैं वो बाद में इन इक्वालिटी को फेस करती हैं, और उन्हें अपना सब कुछ जो है वो बस छोड़ देना पड़ता है, सबमिट कर देना पड़ता है, और उन्हें अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्दाश्त करते हुए खामोश रह के गुजारनी पड़ती है, जैसा कि शार्लेट बाद में
करती है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। व्हेन मिस्टर कॉलिंस सेड एनीथिंग, अब किस तरह से लाइफ इनकी गुजर रही है शादी के बाद, ये कोट किया गया है। बाद में क्या होता है, मिस्टर कोलन जो होती है, सॉरी मिस्टर कोलन जो यानी शार्लेट लुकस का जो हस्बैंड है, वो जब भी अपनी वाइफ से कुछ कहता है, ठीक है, या उसको शर्मिंदा करता है, कुछ ऐसा कह के जब उसको शर्मिंदा करता है, विच सर्टनली वाज नॉट अनसेल्डम, जो कि गैर मामूली नहीं होता, शी एलिजाबेथ की यहाँ पे बात की जा रही है। तो एलिजाबेथ जो होती है, एक्चुअली होता क्या है कि ये एलिजाबेथ को मदऊ करती है अपने घर के, तुम मेरे पास लाजमी आना। अब जब ये यहाँ पे जाती है उसके घर शादी के बाद, जब एलिजाबेथ इनकी शादी के बाद इनके घर जाती है, वहाँ पे वो नोट करती है कि मिस्टर कोलिंस जो हैं वो बिला वजह उसको टेज करते हैं, उसको तंग करते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स पास करते हैं। तो एलिजाबेथ ने इनवॉलेंटरली, यानी जानबूझकर नहीं लेकिन उसकी ना चाहते हुए भी उस वक्त शार्लेट के ऊपर निगाह पड़ी, और उसने क्या किया, वंस और ट्वाइस शी कुड डिसर्न ऑफ फेंट ब्लश, तो उसने हल्की सी मुस्कुराहट पास कर दी। बट इन जनरल शार्लेट वाइजली डिड नॉट हेयर, लेकिन आमतौर पर क्या होता था, जो शार्लेट थी वो जानबूझकर ना सुनने वाली एक्टिंग किया करती थी, यानी इग्नोर करती थी। इन प्राइड एंड प्रेज, और यही चीज़ तो हमने ऊपर डिस्कस की है, जेन ऑस्टन का मानना है कि ऐसी शादियों के में क्या होता है, फिर बाद में औरत को बस चुपचाप सब सहना पड़ता है, खामोशी से ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन हैज़ डिनाउंस्ड, जेन जो हैं उन्होंने अपने नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस में डिनाउंस्ड किया है, ममानत की है, बुरा भला कहा है, मजम्मत की है, द एलिमेंट्स ऑफ मैरिज एंड सोसाइटी दैट शी फाउंड डिसटेस्टफुल, हर उस एलिमेंट का, हर उस बात का जो उन्हें सोसाइटी में या उन्हें शादी में बुरी लगती है, उन्होंने उस चीज़ की मजम्मत की है। दीज 5 मैरिजेस कंट्रीब्यूट दैट अ हैप्पी एंड स्ट्रांग मैरिज टेक्स टाइम टू बिल्ड, और इन 5 मैरिजेस से हमें पता चलता है कि एक हैप्पी और स्ट्रांग मैरिज होती है, उसको बिल्ड होने में टाइम लगता है। मस्ट बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट, और अच्छी शादी जो होती है उसको म्यूचुअल फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट के ऊपर बिल्ड करना चाहिए। हैस्टी मैरिज एक्टिंग ऑन इम्पल्स, और जल्दी की जो शादियाँ जो जज्बात को ख्वाहिशात की तकमील के लिए कर ली जाती हैं, वो बेस्ड ऑन, यानी वो सारी शादियाँ जो ख्वाहिशात की तकमील के लिए की जाती हैं, बेस्ड ऑन सुपरफिशियल क्वालिटीज़ विल नॉट सर्वाइव, वो क्या करती हैं, वो सारी शादियाँ जो जस्ट ख्वाहिशात को या दिखावे के जो हुस्न होते हैं, जो खसूसियात होती हैं उनके ऊपर, उनको देख के जब कर ली जाती हैं, तो विल नॉट सर्वाइव, ऐसी शादियाँ नहीं चलती। एंड विल लीड टू इनविटेबल अनहैप्पीनेस, और ना टलने वाली जो बदकिस्मती है उसकी तरफ वो ले जाती हैं। इन दिस नावल लव एंड मैरिज गो टुगेदर लाइक अ हॉर्स एंड कैरेज, इस नावल में लव और मैरिज जो है वो ऐसे ही साथ साथ चलते हैं जैसे हार्स और कैरेज होता है, यानी घोड़ा और छकड़ा जिस तरह इकट्ठे चलते हैं, वैसे ही लव एंड मैरिज को इकट्ठा चलना पड़ता है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। याद रखिएगा, ये प्राइड एंड प्रेजुडिस की जब भी बात की जाए तो इसमें सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे पास, वो थीम ऑफ लव एंड मैरिज का ही है इस नावल में से। तो आपको इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।